हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनल किक बाय सीए प्रतीक जगाती। मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। आज के इस लेक्चर में हम टीसीएस टॉपिक को रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं बता दूं, ये जो रिवीजन होने वाला है बहुत ही लॉजिकल वे में होने वाला है। आपको हर चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि ये टीसीएस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, गवर्नमेंट इसको इनकम टैक्स में लाया तो क्यों लाया। ठीक है। और मैं बोलूं, ये जो नोट्स है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा है। तो जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। देखो, इसके नाम में ये टैक्स कलेक्शन मतलब क्या, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है ना टीसीएस, ये एक ऐसा प्रोविजन है इनकम टैक्स में जिसके थ्रू गवर्नमेंट असेसी से टैक्स कलेक्ट कर लेती है। ठीक है। और ये किस पे कलेक्ट होता है? तो एट सोर्स पे ही कलेक्ट हो जाता है। तो अभी सोर्स का मतलब हमको जानना पड़ेगा। तो देखो, सोर्स के बारे में क्या बोला जा रहा है। सोर्स मींस द स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ द कलेक्टिव। मतलब क्या है, एक तरफ से एक पर्सन खर्चा कर रहा है। ओके। और ये खर्चा क्या होगा, एक के लिए खर्चा तो दूसरे के लिए इनकम। तो ये स्पेसिफाइड सोर्स मतलब क्या, जो कलेक्टिव है उसके लिए खर्चा, और जो कलेक्टर है, जो टैक्स, जो टीसीएस कलेक्ट करने वाला है, उसके लिए इनकम। समझ रहे हो? तो यहां पे सोर्स का मतलब ये होगा। ओके। ये जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल से आपको चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, टीसीएस क्या होता है, कैसे चलता है, ये एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहां पे ना मिस्टर एक्स है और दूसरी साइड ये एबीसी कंपनी है। ओके। ये जो मिस्टर एक्स है ना, एबीसी कंपनी से कार खरीद रहे हैं। कार का प्राइस कितना है? 12 लाख रुपया है। ओके। जब कंपनी एबीसी मिस्टर एक्स से 12 लाख रुपया ले रही थी ना, तो गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट बोल रहा है, एबीसी कंपनी एक काम करो, ये जो आप 12 लाख रुपया ले रहे हो ना, 12 लाख रुपया लो, लेकिन साथ ही साथ ना आप क्या करो ना, इस पे टीसीएस भी कलेक्ट कर लो। ओके। टीसीएस भी आप एबीसी कंपनी कलेक्ट कर लो। तो अभी एबीसी कंपनी ने क्या किया, मिस्टर एक्स से 12 लाख रुपया तो लिया ही कार का प्राइस, और साथ ही साथ 12,000 भी ले लिया। ओके। 12,000 कैसे निकल के आया? तो 1% ऑफ कार प्राइस निकल के आया, जो सेक्शन 206 सब सेक्शन 1 में डिस्कस किया गया, तो उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब कार बिकता है ना, तो उस पर 1% टीसीएस लगता है। ओके। तो यहां पे आप देखोगे तो 12,000 एबीसी कंपनी ने कलेक्ट कर लिया। तो अब एबीसी कंपनी पूछ रही है गवर्नमेंट से, साहब साहब, ये जो मैंने 12,000 कलेक्ट किया टीसीएस के नाम पे मिस्टर एक्स से, उसका मैं करूं क्या? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, करना क्या है साहब, आप ना इसको गवर्नमेंट को ले जाकर के जमा कर दो कि आपने मिस्टर एक्स से टीसीएस काटा है। ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट किया है आपने मिस्टर एक्स से, ऐसा गवर्नमेंट को जमा कर दो। अब ये आपको कब तक करना है? तो जिस महीने में आपने टीसीएस काटा ना, उस महीना खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा, अगले महीने में 7 तारीख तक ये आपको डिपॉजिट कर देना है गवर्नमेंट को। ठीक है। अभी देखो, ये डिपॉजिट हो गया, तो ये तो मिस्टर एक्स से इनडायरेक्टली टैक्स ले लिया गया। तो अभी जब मिस्टर एक्स इंड होगा जब ईयर का, तो जब खुद का रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो गवर्नमेंट से बोलेंगे ना, गवर्नमेंट जो मेरा टैक्स आ रहा है उसमें से ये 12,000 में माइनस करके भरूंगा। बात भी सही है। मतलब क्या, मिस्टर एक्स को ईयर के लास्ट में टीसीएस का क्रेडिट मिल जाएगा, जो उनका टैक्स भरने का आएगा, टैक्स लायबिलिटी में से उसमें से माइनस करने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ये प्रोसीजर पूरा समझ में आया रहेगा। तो देखो, क्योंकि एबीसी कंपनी ने टीसीएस को कलेक्ट किया, इसीलिए इसे कलेक्टर बोलेंगे। और कलेक्टर कौन होगा? सेलर होगा। और क्योंकि जो मिस्टर एक्स है, बायर हैं, उनका टीसीएस कलेक्ट हुआ, तो इनको कलेक्टिव बोला जाएगा। समझ रहे हो यहां पे टीसीएस की दुनिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं ना कि इनकम टैक्स में ये टीसीएस का प्रोविजन गवर्नमेंट ने क्यों लाया। क्या जरूरत था कि जब कोई खर्चा करे, देखो आज तक हमने क्या देखा था कि जब हमारा इनकम हो उस पर टैक्स लगता है। यहां पे तो उल्टा हो रहा है कि अरे जब खर्चा होगा ना, तो खर्चे पे भी टैक्स ले लेना। गवर्नमेंट को इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो देखो, सबसे पहली बात तो इसकी जरूरत पड़ी ईज इन टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है? देखो, अगर जो असेसी से हम उसके खर्चे पे टैक्स ना कलेक्ट करें तो क्या होगा मालूम है? असेसी सब पैसा उड़ा देगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर सब पैसा उड़ा देगा। और जब हम लास्ट में जाएंगे कि भाई हमको आप टैक्स दो, तो असेसी क्या बोलेगा? टैक्स तो मैं तभी दूंगा ना जब मेरे पास पैसा रहेगा। साहब, हमने सब पैसे को खर्चा कर डाला, जिंदगी जी डाला। तो बताओ,
तो इस तरह से तो नहीं चलना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, रुक जाओ, अब तुम जिंदगी जियो लेकिन हमारे टीसीएस के, हमारे टैक्स के पैसे से नहीं जियो। तो जब तुम स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर करोगे ना, जैसे कि आप कार खरीद रहे हो, फॉरेन टूर पे घूमने जा रहे हो, बाहर पैसा भेज रहे हो, तो पैसा भेजोगे या फिर कार खरीदोगे या फॉरेन टूर पे जाओगे ना, तो जिसको ये पैसा दोगे ना कि मेरे लिए ये करा करके देख, मेरे को कार दे तू, उन लोग से ना आपसे टैक्स भी कलेक्ट करने के लिए हम बोल देंगे। समझ रहे हो, जिसको हम टीसीएस बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहेगा कि गवर्नमेंट टीसीएस का प्रोविजन क्यों लाई। देखो एक और भी रीजन था, गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है मालूम है, आप खर्चा कहां कहां कर रहे हो। सो दैट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका जो खर्चा है ना, और जब आप रिटर्न फाइलिंग करोगे और उसमें इनकम दिखाओगे, उसका दोनों का कंपैरिजन करेगी। ऐसा तो नहीं तो खर्चा तो आप बहुत उड़ा उड़ा के कर रहे हो, और जब भी रिटर्न फाइलिंग करने की बात आ रही है, टैक्स भरने की बात आ रही है, तो आप बोल रहे हो मेरे पास इनकम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एसएससी को पकड़ेगा, इधर आओ, आप बोल रहे हो मेरे पास इनकम नहीं है, और आप कार खरीदे, फॉरेन ट्रैवल पे घूमने गए, वो सब कहां से किया साहब, बताओ। समझ रहे हो, तो यहां से क्या होगा ना, असेसमेंट में भी इजी होगा। ठीक है, तो दीज आर द टू रीजन व्हाई द टीसीएस प्रोविजन इंट्रोड्यूस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो कुछ टीसीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको आने चाहिए। अभी ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट कि जो टीसीएस है ना, वो सेलर कलेक्ट करता है बायर से। बात भी सही है, देखो ना हमारे केस में क्या हुआ था, एबीसी कंपनी सेलर था और उसने ही तो टीसीएस कलेक्ट किया था बायर से, मिस्टर एक्स से। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि टीसीएस कलेक्ट कब करना है। ठीक है, सेलर को टीसीएस कब कलेक्ट करना है, बायर से। तो क्या बोल रहे हैं, देखो जब भी आप सेलर अमाउंट रिसीव करो बायर से, या फिर डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर, मतलब क्या, इनकम बुकिंग, ये दोनों में से जो इवेंट अर्लियर होगा ना, उस इवेंट पे आपको टीसीएस कलेक्ट कर लेना है। ओके, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, नो टीसीएस इफ, ये ऐसे सिचुएशन है जहां पे टीसीएस नहीं लगेगा। ये देखो सिचुएशन क्या है, अगर जो सेलर है ना वो छोटे मोटे लोग हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है, और उसका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट इन द प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, अगर जो बिजनेस कर रहा था तो 1 करोड़ तक था, और प्रोफेशन कर रहा था तो 50 लाख तक था, तो इन लोगों को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है अगर जो ये किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अभी क्या बोलता है, नो टीसीएस इफ द बायर इज, देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है ना कि ये तो अपने आदमी है यार, ठीक है, तो इनसे हम टीसीएस नहीं लेते हैं, या फिर इनके क्या बोलते हैं कि ऐसा रहता है ना, किसी टीसीएस मत लो क्योंकि उसका मतलब इज्जत खराब करने वाली बात आ जाएगी यार, तो इसीलिए गवर्नमेंट इन लोग से टीसीएस नहीं लेती है। तो कौन है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट खुद से ही टीसीएस नहीं लेती है। दूसरी बात, जो एम्बसीज है उससे टीसीएस नहीं लगती है। उसके बाद जो कंसुलेट्स है उनसे टीसीएस नहीं लिया जाता है। एंड देन जो हाई कमीशन है उनसे टीसीएस नहीं लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मालूम है क्या करते हैं, ये समझते हैं ना कि जो टीसीएस लेना है, कौन से रेट से वो टीसीएस को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है ना, सेक्शन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करो ना कि सेक्शन नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। तो ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं मालूम है, सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। अगर जो कोई सेलर है और स्पेसिफाइड गुड्स सेल कर रहा है तो उस केस में वो कौन से रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो देखिए, अगर जो यहाँ पे स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या है, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, तो अगर जो कोई सेलर ये सेल कर रहा है तो उसको 1% के रेट से टीसीएस काटना है, कलेक्ट करना है। उसके बाद से स्क्रैप रहा ना, नॉट यूजेबल एज सच, तो स्क्रैप भंगार तो इसीलिए भंगार होता है ना भाई कि उसको वैसे हम यूज नहीं कर सकते जब तक उस पर कुछ प्रोसेस ना हो जाए, तो उस पर भी 1% के रेट से टीसीएस लगेगा। उसके बाद से मिनरल बींग्स, कोल हुआ, लाइट नाइट हुआ या फिर आयरन और हुआ, तो उस पर भी 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा इसके सेल पे। आगे क्या बोलता है, तो ये देखो ये तीनों को आप सैम करके याद कर सकते हो, तो सैम पे 1% टीसीएस कटता है स्पेसिफाइड गुड्स में। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर है या फिर और कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उस केस में जो टीसीएस का रेट रहेगा ना वो 2.5 रहेगा। उसके बाद से टेंड्यू लीफ के केस में, मतलब बीड़ी के पत्ते, बीड़ी समझते हो ना आप, तो उसके पत्ते पे 5% के रेट से टीसीएस कटता है। तो ये तो हमारा स्पेसिफाइड गुड्स के बारे में डिस्कशन हो गया। देखो यहाँ पे कुछ छूट भी दिया गया है, वो छूट क्या है उसको हम समझते हैं। नो टीसीएस ऑन द स्पेसिफाइड गुड्स, जो स्पेसिफाइड गुड्स है उस पर टीसीएस नहीं लगेगा उसके सेल पे। कौन से केस में, देखो अगर जो गुड्स है ना ऊपर वाले वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं तो, या फिर वो जो गुड्स है उसको यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ एनी आर्टिकल के तो। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया
स्पेसिफाइड गुड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि अगर जो कोई सेलर है मोटर कार सेल करता है तो उस पे कौन से रेट से टीसीएस काटेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, टीसीएस का रेट रहेगा 1%, और टीसीएस कौन कौन से केस में नहीं कटेगा ना वो भी यहाँ पे दिया गया है। अभी क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर जो कोई मोटर व्हीकल आप बेच रहे हो, ठीक है ना, और वहां पे पर मोटर व्हीकल जो कंसिडरेशन है ना वो 10 लाख तक है, तो उस केस में आपको टीसीएस नहीं काटना है। ओके, उसके बाद से जो दूसरा पॉइंट है ना, ये B2B ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर जो B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, तो जैसे कि अगर जो मैन्युफैक्चरर सेल करता है किसको, डीलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उस केस में टीसीएस नहीं कटेगा ऑन द मोटर कार पे। ओके, अभी देखो अगला जो सेक्शन है वो किसके बारे में बात करता है, लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन एंड क्वेरीज। तो अगर जो कोई ऐसा सेलर है जो ये लीज और लाइसेंस कर रहा है, तो इन दैट केस उसको जो सामने से पैसा मिलेगा वो तो लेना ही है, साथ ही साथ 2% उसको टीसीएस भी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर देना है। समझ रहे हो ना, कलेक्टी के नाम पे, हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स के नाम पे। ओके, अभी देखो जो अगला सेक्शन है वो किसके बारे में बात करता है, ओवरसी रेमिटेंस के बारे में बात करता है या फिर ओवरसी टूर पैकेज के बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन बोलना क्या चाहता है, देखो कि हम असेसी से ना जब ये ओवरसी रेमिटेंस मारेगा, मतलब क्या बाहर देश पैसा भेजेगा, या फिर ओवरसी टूर पैकेज पे जाएगा, टूर पे जाएगा, तो उस पे हम क्या करेंगे मालूम है, टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो क्या हुआ, सब पैसा वो बाहर भेज दिया तो फिर तो रिटर्न फाइलिंग के समय वो हाथ उठा लेगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है साहब। समझ रहे हो, या फिर वो क्या कर रहा है, बाहर ही घूमने जा रहा है, ठीक है, तो ये सब पे खर्चा कर रहा है, तो भाई तू सब पैसा मत खर्चा कर देना, सबसे पहले क्या करो, इससे टैक्स भी कुछ ले लो। तो इसीलिए ये सब ट्रांजेक्शन पे क्या होता है, जब भी जो सेलर रहते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट बोल देती है, ए सेलर तू अपना पैसा लेना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ तू क्या करना, तू टीसीएस का भी पैसा ले लेना, ठीक है ना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी तू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को उसके नाम पे जमा कर देना जो बायर है। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ओवरसीज रिमिटेंस के बारे में बात करेंगे एंड देन ओवरसीज टूर पैकेज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट 1, ओवरसी रेमिटेंस। तो यहाँ पे जो टीसीएस का रेट रहेगा वो 5% रहेगा। ओके, जब रेमिटेंस करो, और ये भी 5% किस पे लगेगा मालूम है, एक्सेस ऑफ 7 लाख, मतलब क्या 7 लाख तक आप रेमिटेंस कर रहे हो तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा, 7 लाख के ऊपर जो रेमिटेंस करोगे उस पर टीसीएस लगेगा। अभी देखो नोट में क्या बोला जा रहा है, पहली बात यही बोल रहा है कि अगर जो नो टीसीएस, अगर जो आप 7 लाख तक रेमिटेंस करते हो इन द ईयर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर जो रेमिटेंस कर रहे हो मालूम है कहां से, आप ना लोन लिए हो फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लोन किसके लिए मालूम है लिए हो आप, हायर एजुकेशन के लिए लिए हो यार, जो कवर करता है सेक्शन 80E में। तो गवर्नमेंट को भी तो ख्याल रहेगा ना यार कि जो इंडिया के बहुत सारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसके मम्मी पापा को तो वो पैसा पेमेंट करना ही पड़ेगा ना उधर, तो रेमिटेंस करना पड़ेगा उनको। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे टीसीएस का रेट 5% नहीं 0.5% है। समझ रहे हो ऐसे रेमिटेंस पे। ओके, तो ये तो हो गया ओवरसी रेमिटेंस। अभी बात करते हैं ओवरसी टूर पैकेज पे। तो ओवरसी टूर पैकेज पे जो टीसीएस का रेट है वो है 5%। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं, सेल ऑफ द गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख। ये देखो, अगर जो कोई ऐसा सेलर है जो किसी बायर को गुड्स बेच रहा है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसको 50 लाख से ज्यादा का गुड्स बेच दिया, तो उस केस में उसको सेक्शन 2066 सब सेक्शन 1H में टीसीएस काटना रहता है। देखो जब भी मैंने आपको टीडीएस पढ़ाया था तो आपको मैंने सेक्शन पढ़ाया था 194Q, तो वहां पे क्या बोला गया था कि कोई बायर है वो परचेज कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 50 लाख के गुड्स, तो वहां पे टीडीएस वो काटेगा। समझ रहे हो, 0.1% के रेट से, और यहाँ पे तो सेलर है वो काटेगा। तो समझ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ट्रांजेक्शन में दोनों अफेक्ट हुए, मतलब 194QB का प्रोविजन लगे और साथ ही साथ 2066 सबसेक्शन 1H भी लगे, तो ये दोनों में से जीतेगा कौन, तो 194Q जीतेगा, हमेशा ये बात याद रखना। तो देखो वही बोला जा रहा है, यहाँ पे जो टीसीएस लगेगा वो किस पे लगेगा, तो सेल ऑफ द गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख पे लगेगा। ओके, अभी कौन से रेट से लगेगा, तो 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन, और वो भी कौन से पे, पूरे पे नहीं, जो सेल कंसिडरेशन होगा आपका इन द एक्सेस ऑफ 50 लाख, जो इन द एक्सेस ऑफ 50 लाख रहेगा, मतलब कि समझ लो आप सेलर हो, किसी बायर को 52 लाख का गुड्स सेल किए हो, तो उस केस में टीसीएस कितने पे कलेक्ट करोगे, तो 2 लाख पे कलेक्ट करोगे। ओके, अगला पॉइंट, नो टीसीएस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स।
अगर जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर टीसीएस नहीं कलेक्ट करना है आपको इस सेक्शन में। दूसरी बात, गुड्स कवर इन सेक्शन, जो स्पेसिफाइड गुड्स वाला सेक्शन था, या फिर ओवरसी रेमिटेंस या टूर पैकेज वाला था, या फिर मोटर व्हीकल वाला था, तो अगर जो ये सेक्शन अप्लाई हो जाते हैं ना, तो इन दैट केस अपने को यहाँ पे 206 सब सेक्शन 1H में टीसीएस नहीं काटना है। बताओ क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो दूसरे सेक्शन है उस पर रेट हायर है ना यार, तो गवर्नमेंट किसको अप्लाई करना बेहतर मानेगी? बट ओवे जहां पे रेट हायर है। तो इसीलिए इस केस में 206 सब सेक्शन 1H को बोलता है भाई तू पीछे चले जा, जो ये दूसरे सेक्शन है इसको ही आगे आने दो। समझ रहे हो बात को आप? ओके। अभी देखो ये अप्लीकेबल कभी होगा मालूम है? जब ये जो सेलर का टर्नओवर है ना ₹10 करोड़ को एक्सीड कर जाए, कभी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। एक बार और, टीसीएस का प्रोविजन तभी अप्लीकेबल होगा जब इस जो सेलर है उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाए 10 करोड़ को इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो ओके, आगे क्या बोलता है देखो, इफ द टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194Q, ठीक है ना, देन द नो टीसीएस इन द सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H। ठीक है, तो कौन दोनों में से लड़ाई होगा तो कौन जीतने वाला है? 194Q जीतने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो रेट थे ना, रेट को भी हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या बोला जा रहा है अदर पॉइंट में। सबसे पहली बात, अगर जो मैं मोटर कार के सेल की बात करूं या फिर सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करूं, तो इस केस में टीसीएस मालूम है कभी कलेक्ट होता है? तो एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट। ठीक है, वो डेबिटिंग द पार्टी वाला यहाँ पे नहीं है कि विच एवर इज अर्लियर वाला यहाँ पे बात नहीं है। ओके, तो ये दोनों केस में मोटर व्हीकल हो गया या फिर सेल ऑफ द गुड्स हो गया, तो जब भी आपको पैसे मिल रहा है ना बायर से, उस समय ही आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। ओके, अगला पॉइंट क्या बोलता है, इफ द कलेक्टिव डज नॉट फर्निश पैन, अगर जो समझ लो कलेक्टिव ने पैन नहीं प्रोवाइड किया तो पैन नहीं प्रोवाइड किया तो गवर्नमेंट को नहीं मालूम पड़ पाएगा ना कि कौन से कलेक्टिव ने ये सभी खर्चे किए। समझ रहे हो? या फिर गवर्नमेंट का जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट बनेगा उसमें तो ये रिकॉर्ड ही नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने पैन ही नहीं प्रोवाइड किया। तो जो एडिशनल ऊपर का टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट कैसे ले पाएगी आपसे? मतलब टीसीएस में तो रेट कम है ना, और जो एक्चुअल टैक्स का रेट है वो तो ज्यादा है, तो जो 20 का टैक्स का डिफरेंस है वो तो गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी ना। अगर जो आप ये पैन कार्ड नंबर नहीं दिए तो गवर्नमेंट को इनकम ट्रेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, या एक्सपेंस ट्रेस करने में। सो ऐसा ना हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला मालूम है, अगर जो आप अपना पैन नहीं प्रोवाइड करते हो, इस इन दैट केस जो टीसीएस का रेट रहेगा ना उसको हम बढ़ा देंगे। और बढ़ा हुआ रेट क्या होगा देखो, ट्वाइस ऑफ द रेट गिवन। तो जो सेक्शन में रेट दिया है ना 1% या फिर 5%, उसको डबल कर देंगे, या फिर 5% विच एवर इज हायर के रेट से लगा देंगे टीसीएस आप पे। ओके, लेकिन एक बात याद रखो, सेक्शन 206 सब सेक्शन 1H मतलब कि गुड्स के सेल की बात कर रहा है, वहां पे जो रहेगा ना, जो रेट रहेगा वो 1% रहेगा। समझ रहे हो क्यों ऐसा? क्योंकि 1% ही बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सेल वैल्यू पे है ना, सीधे आपके इनकम पे थोड़े ना है या आपके एक्सपेंस पे थोड़े ना है। ओके, अगली बात क्या बोली जा रही है देखो, हायर रेट ऑफ द टीसीएस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो देखो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सेम टू सेम सेक्शन आपको टीडीएस टॉपिक में भी मिलेगा, जिसका मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन करके रखा है। तो मैं तो बोलूंगा आप इसको टीडीएस वाले से कवर कर लो, ठीक है ना, बहुत ही लॉजिकल वे में मैंने वहां पे बताया। तो एक बार जाओ आप टीडीएस वाले टॉपिक को भी देखो, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीसीएस। ये जो टीसीएस है आपको कब तक पेमेंट करना है? तो देखो जिस महीने में आपने काटे ना, उसके अगले महीने में 7 तारीख तक आपको ये क्या करना है, डिपॉजिट करना है, ठीक है, गवर्नमेंट को। ड्यू डेट ऑफ द टीसीएस रिटर्न। तो देखो आपको जैसे कि मालूम है, हर एक्ट में जो भी टैक्सेशन लॉ रहता है, गवर्नमेंट हमसे 2 चीजें मांगती है। एक तो हमसे इंफॉर्मेशन मांगती है जिसको हम रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं, और दूसरा हमसे पेमेंट मांगती है, मतलब पैसे मांगती है। तो पैसे के बारे में तो हमने बात कर लिया कि 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को देना है। अभी हम बात करते हैं कि रिटर्न फाइलिंग कब तक करके देना है। तो जो रिटर्न फाइलिंग है ना, ये क्वार्टरली करना है टीसीएस का रिटर्न फाइलिंग। अब ये क्वार्टरली देखो कैसे बना है, तो देखो जो अप्रैल से जून तक का क्वार्टर होगा, उसको जून खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा ना, तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई। तो जुलाई में आपको 15 तारीख तक भर देना है। वैसे ही जो जुलाई से सितंबर तक जब भी खत्म होगा क्वार्टर, तो अगला महीना कौन सा आएगा, तो अक्टूबर। तो अक्टूबर के 15 तारीख तक भर देना है। वैसे ही अक्टूबर से दिसंबर के बाद जैन आएगा, तो जैन के 15 तारीख तक भर देना है। लेकिन जो अपना अगला क्वार्टर है ना, जैन से मार्च वाला, वहां पे आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा साहब।
अभी आप बोलोगे क्यों ऐसा एक्स्ट्रा दे रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हम पे क्यों इतना मेहरबान है साहब? तो देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो मार्च महीना है ना, मार्च महीना एडजस्टमेंट का महीना होता है, ठीक है। तो आप अपने सीए के साथ बैठते हो, देखते हो कि आपने टीसीएस कलेक्ट करने में कुछ गलती तो नहीं की, ऐसा तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं था जिसपे आपको टीसीएस कलेक्ट करना था, आपने नहीं किया, या फिर कलेक्ट किया तो लोअर रेट से कर लिया, तो वो सब एडजस्टमेंट के लिए इट विल टेक टाइम, नो। सो बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट वांट टू गिव टाइम टू यू पीपल सो दैट यू कैन डू द थिंग्स वेरी करेक्ट, ओके। सो इसके लिए क्या बोलता है, इसके लिए टाइम दे रहा है गवर्नमेंट कि आपको ना हम 1 महीना और देंगे। नॉर्मली अप्रैल 15 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे आपको मई 15 तक रिटर्न फाइलिंग कर देना है, ओके। अगला पॉइंट, अगर जो आप लेट टीसीएस का कलेक्शन करते हो, या फिर आप टीसीएस कलेक्ट तो कर लेते हो लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने में लेट करते हो, तो क्या, देन इन दैट केस 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना आप देरी कर रहे हो उतने के लिए, ओके। और अगर जो आप लेट फाइलिंग करते हो ना, तो इन दैट केस पर डे 200 रुपये का आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने टीसीएस टॉपिक को भी कवर कर लिया। इसके जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको चीजें समझ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।